साल था 1985 का दिसंबर का महीना। गर्मियां होने को थी, मानो कि जैसे सर्दियां बर्फ की चादर ओढ़कर आ रही थी। सुनसान सड़क थी, चेहरे पर मफलर ओढ़े हुए दो आदमी स्कूटर से सूरज शहर की ओर आ रहे थे। स्कूटर शहर के बाहर ही इलाके में जाकर रुक जाता है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, अस्पताल, खेल खलियान भी है। गरीब लोगों की इस बस्ती में 2 मंजिला छोटा सा मकान है। ये दोनों आदमी अपना स्कूटर मकान के नीचे खड़ा करके उस मकान में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक ही आदमी का मकान था और उस दूसरे आदमी को अहमदाबाद से पुलिस से बचाता हुआ वो अपने घर लाया था। ये दोनों इस मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में चले जाते हैं। अब दिन बीतते गए। अहमदाबाद से आया हुआ वो आदमी इसी घर में ठहरा हुआ है। पड़ोस पड़ोस के लोग रोज उसे देखते हैं। पड़ोसियों को शक हुआ कि कहीं इस घर में जिस्म फरोशी का धंधा तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इस मकान वाले की माली हालत ठीक नहीं थी। बेचारे गरीब थे। अब इस दुनिया का दस्तूर है कि आप अगर गरीब हो तो पूरी दुनिया आपको शक की नजरों से ही देखेगी। इस घर में जवान लड़की थी और आसपास के मोहल्ले वाले को शक हुआ कि पैसा कमाने के लिए लोग अपनी जवान बेटी से नक्की धंधा करवा रहे हैं। एक दिन मोहल्ले वाले ने पुलिस बुलाई। रात का वक्त था। पुलिस की टीम सीधी जा पहुंची और दूसरी मंजिल पर दरवाजा खटखटाया और इधर अंदर बैठे उस शख्स को लगा कि बाप रे, अब तो मर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उस आदमी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। गोली पुलिस वाले की जांग में लगी। पुलिस वाले संभल पाते उससे पहले ही वो आदमी खिड़की से कूद गया। अब आगे आगे वो आदमी था और पीछे पीछे सूरत पुलिस का काफिला। आखिर सवाल ये कि सूरत पुलिस तो चेक करने आई थी कि यहाँ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो उस आदमी को डरने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वैसा काम तो वो करने नहीं आया था। फिर उसके पास बंदूक कहाँ से आई, पुलिस पर गोली क्यों चलाई, और आखिर वो आदमी था कौन? इसका जवाब आपको सूरत में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा सूरत से करीब 250 किलोमीटर दूर मुंबई में। अब मुंबई में इस आदमी के बारे में जानना है कि वो कौन था, पुलिस को देखकर गोली उसने क्यों चलाई, और इसके बाद उस आदमी का क्या हुआ। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के खून से लिखे हुए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटेंगे। तो फिर चलिए कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्राइम की कहानी, और वो भी फिल्मी अंदाज में, आपको यहीं पर मिलेंगी। अब इस तस्वीर को देखो। शायद ये तस्वीर मुंबई में पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हुई उससे पहले की है, क्योंकि गैंग वॉर के बाद तो दोनों गुर्गे एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो साथ में तस्वीर खिंचवाने का कोई चांस ही नहीं था। इस तस्वीर में दाऊद के अगल बगल में 2-3 लड़के खड़े हैं। वो एक जमाने के पठान गैंग के सबसे खूंखार लड़ाकू गैंगस्टर हुआ करते थे। असल मायनों में इन्हीं लड़कों ने लाला के पठान गैंग का पूरे मुंबई में दबदबा बनाया था। यह है अमीरजादा और इसके पास है करीम लाला का भतीजा समद खान, और दाऊद के बगल में जो लड़का खड़ा है वो है आलमजेब। और आज की कहानी इसी आलमजेब की है। यह आज़ादी के पहले की बात है। अफगानिस्तान के काबुल में कस्बा है। इस कस्बे के लोगों को कव्वाली कहते हैं। वैसे तो ये लोग पठान ही हैं। खैर, आज़ादी से पहले करीम लाला, नवाब खान और जंगरेज खान का परिवार भारत आ गया था। ये लोग मुंबई आए और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपनी पकड़ जमा ली। आगे चलकर ये पठान गैंग के नाम से मशहूर हुए। इनका बॉस था करीम लाला, और करीम लाला के 2 हाथ माने जाते थे, जंगरेज खान और नवाब खान। दोनों में गजब की यारी, और आगे चलकर नवाब खान को एक लड़का हुआ, अमीरजादा, जबकि जंगरेज खान के घर में पैदा हुआ आलमजेब। इन दोनों में भी अपने पिताओं की तरह याराना था, साथ में उठना बैठना, और जब हथियार उठाया तब भी आलमजेब और अमीरजादा को पूरे मुंबई में जय वीरू की जोड़ी के नाम से पुकारा जाता था। इसे लंबू छोटू की जोड़ी भी कहते थे, क्योंकि अमीरजादा जो था वो तगड़ी कदकाठी वाला था, जबकि आलमजेब की हाइट कम थी। खैर, आलमजेब के 3 और भाई थे। सबसे बड़ा आलमजेब, फिर अयूब, याकूब और सबसे छोटा शहजादा। इधर पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच धीरे धीरे धंधे को लेकर दरारें बनने लगी। दाऊद और उसके भाई पठान के इलाके में जाकर धंधा करने लगे, और ये बात पठानों को पसंद नहीं थी। पठानों का कहना था कि तुम धंधा करो, किसने रोका है, लेकिन अपने इलाके में करो, हमारे इलाके में दखल मत दो। लेकिन दाऊद भाइयों में पैसा और पावर का भूत सवार था। वो किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना दखल जारी रखा। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे पठान गैंग और दाऊद गैंग की ये जो दुश्मनी थी, खून खराबे पर उतर आई। कभी उसका आदमी तो कभी इसका आदमी मारा जाता। मानो मुंबई में खून जैसे पानी की तरह बहने लगा। तभी इस खून खराबे को रोकने के लिए 80 के दशक में हाजी मस्तान के घर पर एक मीटिंग होती है, जिसमें दोनों पक्षों को कुरान शरीफ पर कसम दिलाई जाती है कि आज से दुश्मनी खत्म करके अपने अपने इलाके में धंधा करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद
दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर की हत्या हो जाती है, जिसमें पठान गैंग के आलमवेज और अमीरजादा का नाम सामने आया, जिस पर अलग से हमने वीडियो बनाया है कि कैसे दाऊद के भाई साबिर को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा था और फिर कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए दाऊद ने अमीरजादा को भरे अदालत में ठुकवा दिया था। तो इस वीडियो को जरूर देखें। लगता है कहानी में हम थोड़ा आगे चले गए। साबिर का कत्ल कर अमीरजादा और आलमजेब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इस दौरान दोनों एक बड़ा कांड करते हैं, क्योंकि साबिर के मर्डर के बाद ये दोनों एक लंबे अरसे तक अंडरग्राउंड हो गए। इस दौरान हफ्ता वसूली फिरौती का जो पैसा आता था वो भी बंद हो गया और अब दोनों को पैसों की खूब जरूरत थी। 1982 की बात है। दिलीप कुमार की एक फिल्म रिलीज, फिल्म का नाम था शक्ति। एक रोज आलमजेब और अमीरजादा अपना हुलिया बदलकर थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और जब यहाँ इसी फिल्म की कहानी देखकर और तभी यहाँ पर इसी फिल्म की कहानी को देखकर इनके खोपड़ी का ट्यूबलाइट जलता है, जिससे कि फिल्म तो बहुत अच्छी चल रही है, क्यों ना इस फिल्म के प्रोड्यूसर को ही किडनैप किया जाए और करोड़ों का रुपया कमाया जाए। तो इसमें इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बसीर रियाज। यहाँ बता दूं कि बसीर और रियाज दोनों अलग अलग शख्स हैं। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन दोनों में से जो भी हाथ लगेगा उसे उठा लेंगे और एक दिन बसीर को किडनैप कर लिया गया और बहुत सारा मारा पीटा, 20 लाख रुपए की डिमांड की। तो मार के डर से बशीर पैसा देने के लिए तैयार हुआ। एडवांस में 20 लाख दिए और छूटने के बाद 18 लाख देने थे। लेकिन अब बसीर जा पहुंचा तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास और फिर होना क्या था, पूरे मुंबई में इन दोनों किडनैपर की तलाश शुरू हो गई। अब मुंबई में रहना बिल्कुल सेफ नहीं था। ये दोनों आ पहुंचे गुजरात और गुजरात के अहमदाबाद में उस जमाने के नामचीन डॉन अब्दुल तलीफ के कालूपुर एरिया में इन्होंने पनाह ली। इधर मुंबई पुलिस को मुखबिरी मिली कि आलमजेब और अमीरजादा अहमदाबाद के कालोगोर में अब्दुल तलीफ के इलाके में छिपे हैं। मुंबई पुलिस अहमदाबाद आती है। आलमजेब तो नहीं मिला, लेकिन अमीरजादा इनके हाथ लग गया। फिर इसे मुंबई लाया जाता है, जहां कोर्ट में पेशी के दौरान दाऊद अपने शूटर को भेजकर उसे गोलियों से शूट करवा देता है। इधर अहमदाबाद में रहना अब आलमजेब के लिए खतरे से खाली नहीं था, तो वो अपने कॉन्टेक्ट का यूज कर अहमदाबाद से सूरत आता है। अपने उस दोस्त के घर रुकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस पर गोली चलाकर वो खिड़की से कूद जाता है। दरअसल पुलिस पर गोली चलाकर वो पीछे की ओर भागता है और खिड़की खोलकर वहां से पाइपलाइन पकड़कर नीचे उतरता है। जब वो पाइपलाइन से नीचे उतर रहा होता है तो पाइपलाइन टूट जाती है। पाइप टूटा तो आलमजेब नीचे गिरा। काफी अंधेरा था और अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी पिस्टल भी कहीं खो जाती है। जब वो इधर उधर पिस्टल ढूंढ रहा था कि ऊपर खिड़की से पुलिस वालों ने अंधेरे में गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस गोलीबारी में गोली आलमजेब के पैर में लगी और काफी खून बहने लगा, तो वो पिस्टल छोड़ लंगड़ाते हुए वहां से भागा। उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। चारों ओर अंधेरा था और करीब आधा मील वो दूर पहुंच गया। तभी वहां उसे एक गाय भैंस का एक बाड़ा दिखा। वो इस बाड़े में घुस जाता है। ये इलाका था सूरत के भरवाड़ों का। भरवाड़ माने एक्स्ट्रा कम्युनिटी होती है। निडर और साहसिक ज्यादातर ये लोग पशुपालन का काम करते हैं और कद काठी में भी काफी तगड़े होते हैं। इधर आलमजेब जैसे ही इनके इलाके में घुसा तो भरवाड़ों को लगा कि शायद कोई चोर घुस गया है। तो उसके बाद क्या था, वहां खटिया पर सो रहे सारे भरवाड़ अपनी लाठियां लेकर टूट पड़े। आलमजेब को मार मार कर उन्होंने अधमरा कर दिया। इधर पुलिस भी आलमजेब को ढूंढते ढूंढते इस इलाके तक पहुंच गई। यहाँ थोड़ा शोर शराबा था। पुलिस ने आकर देखा तो यहाँ जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ था। सूरत पुलिस को यह पता नहीं था कि जिस शख्स की हम तलाश कर रहे हैं वो मुंबई का एक बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन यहाँ जमीन पर उसे पड़ा देखकर पुलिस वाले पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और ढाई ढाई करके गोलियां चला दी और सारी गोली आलमजेब की बॉडी पर उतार दी। पुलिस को लगा कि इसके पास हथियार है और ये हम पर गोलियां चलाएगा, तो इससे पहले ही हम इसे गोली मार दें। इस चक्कर में आलमजेब मारा गया, जबकि पिस्तौल तो वहां अंधेरे में कहीं खो गई थी। और खैर, इस तरह मुंबई का उस जमाने का एक बड़ा गैंगस्टर सूरत शहर के बाहरी इलाके में खेत के बीच भरवाड़ों के बाड़े में 1985 में दिसंबर के महीने पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। तो भाई लोग, ये थी कहानी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपडेटेड रहें और अलर्ट रहें।